हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा नागपुरी का टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है, जिसमें पहला टेस्ट 15 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग लाइव डिस्कशन कर रहे थे इस क्वेश्चन को, इस फर्स्ट टेस्ट के सारे क्वेश्चन को। बस कुछ टेक्निकल एरर के कारण डिस्कस नहीं हो पाया और लाइव कंडक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे टेस्ट सीरीज को अप्रिसिएट किए। हमारा जो लाइव है वो कम्प्लीटली एग्ज़ाम के फॉर्मेट में है। अब वो लोग जितने भी स्टूडेंट आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा से उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इस तरह से लाइव टेस्ट करने से उन्हें एग्ज़ाम के माहौल में एक खुद से प्रिपेयर करने का एक मौका मिल रहा है। साथ साथ जो क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसमें थोड़ा मिक्स रिएक्शन रहा है, वो ऑनेस्टी के साथ मैं बताता हूँ। कुछ लोग बोले कि ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, इससे हमें काफ़ी डेप्थ नॉलेज में जाने का मौका मिलेगा, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। कुछ का कहना ये है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। जैसा मैंने जेपीएससी में बोला था, सेम उसी तरह मेरी ये गट फीलिंग है कि पैटर्न चेंज होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। उसके उसके पीछे का रीज़न क्या है कि एक लेवल का एग्ज़ाम है, तो इतना आसानी से होने वाला है नहीं। नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इतना आसानी से होगा नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये जाता है एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके चेंज होने की ओर। अब ये इस तरह के क्वेश्चन क्यों? देखो, ये भी मैं अपने से बना के नहीं लाया हूँ, ये डिफरेंट इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उसको अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इस तरह के सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का सबसे बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी तरह कोई चेंजेस हो जाए तो उस वक्त में आप काफ़ी हंसी खुशी पॉजिटिव माइंड के साथ एग्जाम देंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर इनकेस इस तरह का पैटर्न नहीं आया, पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया, उसमें भी आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि आपका जो एनालिसिस होगा, आपका जो नॉलेज होगा, टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होगा, काफ़ी डेप्थ होगा। तो इससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्क माय वर्ड, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ट्रस्ट में भरोसा रखो। जो भी कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे फी पे कर रहे हो तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही डायरेक्शन दूँ, ताकि किसी तरह का कोई चेंजेस हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो जाए, उस वक्त में आप अच्छे से परफॉर्म कर लो। जब बाकी के लिए टेंशन होगा, बाकी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगा, तो उस वक्त में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप हंसी खुशी अपने एग्जाम हॉल से निकले। मेरा मकसद सिर्फ ये है। आज हमारा 18th को सेकंड टेस्ट है लाइव। जिनको लाइव कैसे टेस्ट होता है, यूट्यूब में हमारे चैनल में फर्स्ट टेस्ट का मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया हूँ, उसे मैं रिकॉर्ड कर लिया था। और लास्ट में देखिएगा कि 1 घंटे बाद, आई थिंक 45 मिनट्स के बाद, देखिएगा स्टूडेंट कैसा फीडबैक रहा। वो जेन्युइन फीडबैक आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह हमारे टेस्ट सीरीज को, हमारा जो टेस्ट सीरीज लेने का तरीका है, क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप मेरे नंबर 9773643023 में कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आप ज्वाइन करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, वन की परिभाषा में कौन कथन सही है के? कथन एक, स्टेटमेंट वन था, ध्वनि का लिखित रूप वन है के। स्टेटमेंट टू है, वन उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल जा सकेला। अगर इसको जो भी वन को समझे होंगे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा सी। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो, अब लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट वाइज नहीं होगा, इससे आपको क्या घाटा होगा? जो भी होगा बेनिफिट ही होगा। अगर मान लीजिए करंट पैटर्न में वन लाइनर जो क्वेश्चन होता तो क्या बनता? एक ही क्वेश्चन बन जाता कि वन के कहे ना, वन का परिभाषा कौन सही है के, है ना, वन का लिखित रूप वन है के, ध्वनि का लिखित रूप वन है के, बस यही रहता आपका। कुछ चेंजेस, स्टेटमेंट चेंज होता ABCD में। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा, तो आपको बेनिफिट ही हुआ ना। एक तो पैटर्न भी आपको, आप इसका प्रैक्टिस कर लिए, साथ साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ गया, इसमें आपको प्रैक्टिस ही होगा। वन मूल ध्वनि के कहल जाला जगह खंड नहीं करल जा सकेला। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ देता, वन के कहे ना, मूल ध्वनि के कहल उ मूल ध्वनि के कहल जाला जगह खंड नहीं करल जा सकेला। यहाँ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी होता, तो नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी शब्द में कैगो मूल ध्वनि वर्ण है के? अब हम लोग देखे थे जिसका खंड नहीं कर सकता है, देखते हैं कितना खंड में तोड़ेंगे इसको, पानी को।
प, आ, न, ई। ठीक है, हलन तुलन दे दो। ठीक है, तो ये चार खंड में तोड़ते हैं। अब चार खंड में, अब इसका तो खंड नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफी कुछ सीखेंगे। एक सेकेंड। है, पहला स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा के संबंध में कौन कथन सही है कि। पहला स्टेटमेंट है हिंदी में 52 वर्ण है, मुदा नागपुरी में 32 वर्ण है। दूसरा स्टेटमेंट है नागपुरी में ए और औ का स्थान में केवल ई और औ का प्रयोग होएगा। देखो पहला स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत नहीं हुआ, लोग समझ में आ गया कि नागपुरी में 33 है, यहाँ चेंजेस हुआ, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ मैक्सिमम लोग गड़बड़ किए थे इस स्टेटमेंट में। बहुतों को सिर्फ पता है कि ऐ का जो प्रयोग होता है ऐ में होता है और औ का औ में होता है। लोग इसको मार दिए सही, स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट है गलत। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नागपुरी में ए और औ का स्थान में केवल ऐ और औ का होता है, केवल नहीं होता है। इसको आप देखेंगे, अगर आप व्याकरण ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि जब भी कोई क्रियापद आए, क्रियापद, जब भी कोई क्रियापद आए वहां पर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? ऐ जो हो जाता है ऐ में हो जाता है, और औ जो हो जाता है वो हो जाता है किसमें? औ में। तो केवल तो नहीं हुआ फिर, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, ए का क्या होता है? हम लोग कहते हैं गेलाएं। इसी को क्या लिखते हैं हम लोग नागपुरी में? गेलाएं, ये लिखते हैं। उसी तरह क्या लिखते हैं औ में? हम लोग क्या लिखते हैं? उसी तरह के औ के फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे लिखते हैं हम लोग 100, है ना, 100 को क्या लिखते हैं? 100, ये लिखते हैं। ये क्रियापद नहीं है, वहां भी चेंजेज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए केवल सिर्फ नहीं होता है। और देखिएगा 9, 9 को किस लिखते हैं हम लोग? 9। ठीक है, इस रूप में भी लिखते हैं, इसलिए केवल ये नहीं होगा। इसको अच्छे से समझिए, क्रियापद में हमेशा ऐ में आ जाता है, औ में हो जाता है जब भी कोई क्रियापद आ जाए तो। ये ध्यान रखिए, बेसिकली इसमें क्रियापद किसका? ऐ में। ये भी औ में क्या कोई कोई आ जाता है, औ और नौ, इस तरह चेंजेस होता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए जो शकुंतला मिश्र की बुक पढ़ रहे हैं, देखिए उसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, और एग्जामिनर ऐसा तो नहीं कि शकुंतला मिश्र की बुक को उठा के पूछेगा। वो एक एक पेज में संज्ञा और नाम को निकाल दिया, वर्ण को एक पेज में निकाल दिया है। इसमें तो है नहीं, उसमें डिटेल नहीं दिया होगा। तो अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको तब बेनिफिट होगा हमारे टेस्ट सीरीज का। कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो उस क्वेश्चन को बस सॉल्व करके मत देखिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ये टेस्ट सीरीज का सही तरीका नहीं है। जितना गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, टॉप टू बॉटम। याद रखिए, प्रिपरेशन हमेशा टॉप टू बॉटम कीजिए। मतलब टॉप मीन्स क्या हो? क्वेश्चन, बॉटम मतलब उसका एनालिसिस। अब ये जैसे कोई गलत हुआ, मैं गलत बोला, तो इसको खोजिए कि इसमें क्या नियम दिया हुआ है, ए और औ में क्या नियम दिया हुआ है, कैसे अय हुआ, कैसे अ हुआ। इसको जब करेंगे ना, ये हुआ टेस्ट का असली फायदा। उसके बाद दोबारा कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जैसे वन बाई वन क्वेश्चन को आप करते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, नागपुरी में कायगो दीर्घ स्वर पहला। देखो इसमें होता है 3, आ, उ, ई। एक बार इसका आंसर हो गया ये। लेकिन कुछ कुछ बुक में, एक चीज मैं बता दूं, कुछ कुछ बुक में इसको 5 बोला है। क्या बोला है उसमें? ए और ओ को भी दीर्घ स्वर मान लिया है बेसिकली। लेकिन लेकिन ए और ओ जो होता है ना, ये होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ये कंफ्यूजन हमेशा क्लियर रखिएगा। तो इसलिए दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? 3 होता है, आ, बड़ी ऊ और बड़ी ई, ये 3। इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है, मैं बता दूं क्या कि एक बुक में मैंने ये भी देखा था कि इसे भी दीर्घ स्वर के रूप में माने थे, है ना, लेकिन मैक्सिमम बुक में इसको संयुक्त स्वर कहा गया है। हिंदी में भी इसको संयुक्त स्वर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए ये कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा। इसमें मिलान करना था, है ना, मिलान का अंग को क्या बदलल रूप होगा, री का क्या बदलल रूप होगा, उसके बाद स है, अज्ञ है। तो हम लोग को पता है अंगा का जो होता है क्या होता है, सब आपको याद ही होगा। इसका होगा अंग, इसका होगा री, उसके बाद आपका श का होता है श, ज्ञ का होता है ज्ञ।
ठीक है, इसका आंसर होगा ए। इसका क्या आंसर होगा? ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, दंतोष्ट वर्ण के है के। तो दंतोष्ट वर्ण होता है आपको कौन सा? व और फ, इसको दंतोष्ट वर्ण कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां दिक्कत होगा मैं आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। अयोगवाद ध्वनि कौन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी व्याकरण भाषा में अयोगवाद ध्वनि कौन कौन है? अयोगवाद ध्वनि कौन कौन है? अंग और अ होता है अयोगवाद ध्वनि। कौन कौन सा होता है? अंग और अ, अयोगवाद ध्वनि ये होता है। इसका आंसर होगा सी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। नागपुरी भाषा का पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ठीक है, आंसर होगा सी। इसमें कौन सा व्याकरण था? 1896 में हमारे थे रेमंड रेमंड ई एच हिटली। इन्होंने लिखा था क्या? नोट्स नोट्स ऑन दी गंवारी गंवारी डायलेक्ट डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुर। ये बुक का नाम था पहला व्याकरण का, ठीक है। तो कब लिखा गया था? 1896 में, ये ध्यान रखिए। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको सीखने का मौका मिलेगा। यात्री शब्द के नागपुरी में का लेके लिखल जाएगा, ठीक है। यात्री, जात्री, दुयो लखे, कोनो बदलाव नहीं होगा। देखो, यहाँ मैक्सिमम लोग इन दोनों में कंफ्यूजन हुआ, ए और बी में कंफ्यूजन हुआ। अब मैं इसके इसके कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। जब भी किसी शब्द का जब भी किसी शब्द का पहला वर्ण, फर्स्ट वर्ण वर्ण क्या हो? य रहा, तो उच्चारण के तरह से उसका क्या हो जाता है? ज में बदल जाता है। उच्चारण क्या हो जाता है? ज में। लेकिन, इसलिए ये यात्री हो गया। लेकिन अगर उसी वर्ण, अगर कोई भी शब्द का बीच वाला, बीच का हो, पहला ना हो, बाद में कहीं हो, बीच में हो, अंत में हो, बीच अंत कहीं पर भी य हो, तो उसका उच्चारण ज में नहीं होता है, उसका उच्चारण ज का त्यों हो जाता है, य का यही में हो जाता है। जैसे सी आर। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं कभी कभी नागपुरी में आर। तो उच्चारण य में ही हुआ, ज में नहीं हुआ, उच्चारण के हिसाब से लिखा जा रहा है इसको। नागपुरी में बहुत सारे वर्ड को जो हम लोग लिखते हैं उसको उच्चारण की नजर से लिखते हैं। जैसे हम लोग ज्ञा को ज्ञा कर दिए, ठीक है, वो उच्चारण के नजर में हुआ। या को ज में उच्चारण हुआ, जात्री, उच्चारण के नजर में। लेकिन जब बीच वाला वर्ड हो, बीच वाला वर्ण हो या लास्ट का वर्ण हो, तो उसका उच्चारण ज में नहीं होता है ना, वो य में ही होता है। लेकिन लिखावट में कभी कभी हम लोग आ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेम कंडीशन है व के साथ। उसी तरह किसी शब्द का अगर पहला लेटर व रहा, तो वो किस में बदल जाता है? व में। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज को, जैसे व्यवहार, व्यवहार, तो हम लोग क्या लिखते हैं? व्यवहार। अब देखो, सेम कंडीशन, बीच का अगर य था, लास्ट का य था, तो सेम उच्चारण हो रहा था, ज में नहीं बदल रहा था। सेम उसी तरह बीच का व रहा या बाद में कहीं व रहा, तो उसका उच्चारण वही होता है, व नहीं होता है। इसलिए हम लोग व लिखते हैं व्यवहार में, व। ये है रीजन, है ना। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहा है अल्पप्राण महाप्राण में। बहुत लोगों का इसके कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है। इसके कॉन्सेप्ट को मैं अलग से 5, 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बना के इसको अपडेट कर दूँ, इसको अच्छे से समझा दूंगा। हल्का फुल्का भी मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि अल्प प्राण और महाप्राण का संबंध में कौन कथन सही नहीं है? नहीं है कि, ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है स्वर्ण वन में अल्प प्राण होएला लेकिन महाप्राण में नहीं होएगा। दूसरा है स्टेटमेंट अंतस वन अल्प प्राण होएला। तीसरा स्टेटमेंट है वन माला वर्ग कर पहिल और दूसर वन महाप्राण होएला। देखो, इसका जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर होगा बी। पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण हमेशा होता है पहला लेटर, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्लस अंतस्थ, ये होता है अल्प प्राण,
है ना। अब इसको हम डिटेल में बताएंगे कि अल्पप्राण कहते हैं, व्यंजन वर्ण को कैसे डिवीजन किया गया है, अल्पप्राण महाप्राण में, घोष अघोष में, वो है पूरा डिटेल बताने का, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ए और 3 मतलब बी, सही ओनली ये है। अब दूसरी बात, स्वर वर्ण में ना अल्पप्राण महाप्राण नहीं होता है, ये व्यंजन वर्ण का बंटवारा है। जब भी हम लोग व्यंजन वर्ण को बांटते हैं ना, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होते हैं हम लोग उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम लोग करते हैं प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर। इसी आधार पे व्यंजन वर्ण को बांटते हैं, स्वर वर्ण को नहीं। इसलिए स्वर वर्ण में अल्पप्राण महाप्राण नहीं होता, ठीक है। जो उच्चारण के स्थान पे वही होता है जिसे हम लोग कंठस्थ, किस कौन वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, बोलते हैं तालु से हो रहा है ना, बोलते हैं मूर्धन्य से हो रहा, दंतोष्ठ हो रहा, तो ये उच्चारण के स्थान पे हुआ। प्रयत्न के आधार पे ही हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। तो बेसिकली दो में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। दो कैटेगरी, तीन, दो कैटेगरी कौन कौन, एक तो हम लोग श्वास के आधार पर, इसके आधार पर, श्वास के आधार पर, दूसरा कहते हैं हम लोग स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसी श्वास और स्वर तंत्री के आधार पे ही हम लोग बांटते हैं किसको, कहाँ कौन कौन देखते हैं हम लोग, घोष वर्ण, घोष वर्ण, इन सबको देखते हैं। अब जब भी वायु प्रवाह, है ना, जब भी हम लोग जब वायु प्रवाह की बात होती है, सांस की जो बात होती है, इसमें हम लोग बांटते हैं इसको कौन सा, अल्प प्राण और महाप्राण में। इसमें बांटते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। अल्प प्राण और महाप्राण, जब भी कम हवा निकलेगा, कम हवा का प्रयत्न होगा, श्वास का, श्वास निकलता है मुंह से, उसको कहते हैं अल्प प्राण। और उसी तरह होता है जहां जिसमें ज्यादा निकलता है उसको कहते हैं महाप्राण। इसलिए अल्प प्राण में हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, मतलब कवर्ग, जैसे हम बोले कवर्ग, इसमें कौन कौन होगा, क, ख, ग, घ, अंग। इसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा, ये होता है क्या, अल्प प्राण। और सेकंड और फोर्थ होता है उसका महाप्राण। इसको हम डिटेल में बताएंगे। उसी तरह घोष अघोष का कुछ वर्णन है, इसको अलग से सेपरेट वीडियो बता देंगे कि इसको डिटेल में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिटेल में अलग से 15 मिनट का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। आंसर में इसका आंसर ए दे दिया गया है गलत से। जो भी आंसर देखे होंगे जो क्वेश्चन पेपर का आंसर की, उसमें ए गलती से दिया हुआ है, उसका आंसर होगा बी, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखो जाइत, यहाँ पे देखो जाइत में क्या है, जाइत में कौन वर्ण अपनिहित है, अप अपहिति एक है, देखो ई है, इसमें कौन है ई। इसमें देखो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट है जब भी कोई वर्ड का लास्ट लेटर में ई हो, छोटी ई की, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई की मात्रा हो, तो बीच में क्या होता है, लास्ट का जो वर्ण व्यंजन वर्ण होता है उससे पहले ई का आगमन हो जाता है, इसलिए बन गया है जाति से जाइत, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बता दें, जब भी कोई क्रियापद रहे, क्रियापद, उसमें ह्रस्व, ह्रस्व का प्रयोग हुआ लास्ट में, ह्रस्व क्रियापद, जैसे बोलते हैं चल, ह्रस्व अ की मात्रा हुआ यहाँ पर, इसको वर्ण को तोड़ेंगे तो क्या होगा, च, ध्वनि में अ, ल, ल, अ, ह्रस्व आ गया। तो जब भी कोई क्रियापद ऐसा हो जिसका लास्ट में ह्रस्व रहे, है ना, ह्रस्व रहे, तब उससे पहले ई का मात्रा आ जाता है, इसी को कहते हैं चैल गेलक, इसलिए लिखाता है चैल। तो यह क्या हो गया, अपहिति है के, ये क्या है, अपहिति। कर बोलते हैं, कर, ये करना मतलब क्या, क्रियापद हुआ, तो क्या बोलते हैं इसको, कैर, इसलिए हुआ। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन वर्ण का कौन कौन वर्ण उच्चारण करे में बदलाव होएला, कौन कौन होता है, य का ज में बदल जाता है, ल का र में बदल जाता है, ब का ब में बदल जाता है, तीनों है, तो इसका आंसर होगा डी। इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आधुनिक युग का विद्वान मन, आधुनिक युग के विद्वान मन अर्थ कर विचार में संज्ञा के कर काय गो कथना भेद माने ना। तो जो भी आधुनिक युग के विद्वान मन है उन लोग संज्ञा को तीन भेद मानता है। तीन भेद कौन कौन मानता है, इसका आंसर होगा ए। तीन भेद कौन कौन सा मानता है, एक मानता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है आपका जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक, ठीक है।
ये 3 होता है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमरा बीफे पूरब कर कोयल नदी में नहायक जायला, ई कथन में कईगो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता है किसी व्यक्ति का नाम होता है, दिशा का बोध होता है, कोई नदी वगैरह का नाम होता है, समय का बोध होता है, महीना का बोध होता है। इसको हम लोग व्यक्तिवाचक के कैटेगरी में देखते हैं। इसमें कौन कौन सा है, सोमरा, बीफे, पूरब, कोयल नदी, ये 4 व्यक्तिवाचक हैं, इसलिए इसका आंसर होगा चाइल्ड। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा किसी को। 15वां क्वेश्चन भी ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसमें संज्ञा का में कौन कौन मिलान में है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन कौन सही मिलान में है, मतलब क्या कांसा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं है। ठीक है, कांसा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मिठास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, मतलब ये है। भंडार कोना क्या होता है, भंडार कोना होता है आपका दिशावाचक। तो इसमें क्या होगा, ये होगा, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा 2 ओनली ए। ठीक है, भंडार कोना क्या हो गया, दिशावाचक, दिशावाचक। कांसा क्या हो गया, द्रव्यवाचक, ये तो भाववाचक है ही। इसका आंसर हो गया ए। देख रहे हैं क्वेश्चन। सुंदर का भाववाचक क्या होता है, सुंदर का भाववाचक होता है सुंदरता, ना कि सुंदरी, ना कि सुंदरी मन, है ना। सुंदरी मन, सुंदर मन, ये एक तरह से बोलो बहुवचन के रूप में हम लोग बना लिंग में वो चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं होते हैं, भाववाचक क्या होगा, सुंदरता होगा। इसका आंसर होगा बी। ये भी ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अगला, भाववाचक संज्ञा कर कै किस्म कर शब्द मन से बनेला, भाववाचक संज्ञा मन कै किस्म कर से बनेला। ये देखो 5 किस्म के भेद से बनता है। कितना किस्म से, 5 किस्म से। तो इसका सी होगा। कौन कौन सा है भाई, तो हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से होता है, जातिवाचक संज्ञा मन से, संज्ञा मन से। ठीक है, दूसरा होता है आपका स्वरनाम, स्वरनाम मन से। तीसरा होता है आपका विशेषण से, विशेषण मन से। विशेषण मन से भाववाचक बदलना, स्वरमान मन से संज्ञा भाववाचक में बदलना, जाति वक्त से भाववाचक में बदलना। तीसरा हो गया आपका क्रिया, क्रिया मन से, क्रिया मन से। और चौथा हो गया आपका क्या, अपव्यय मन से। तो भाववाचक संज्ञा कितना 5 तरीके से बदलता है ना, सब में बदलता है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन है, जनाना मन गाड़ी से शहर घूमे जा है, इकर में कौन कौन जातिवाचक संज्ञा है। देखो, जातिवाचक, जनाना, ठीक है, मन गाड़ी से शहर घूमे जाए, तो गाड़ी से एक बता रहे कौन सी गाड़ी, तो पूरी गाड़ी के समूह को बता रहा है। शहर, कौन सा शहर, पूरे शहर का, किसी भी शहर का हो सकता है ये। तो इसका आंसर होगा, बता सकते हैं कोई कमेंट बॉक्स में, इसमें क्या होगा इसका आंसर। कितने हैं, जनाना, गाड़ी, जनाना मन से, जनाना मन गाड़ी से शहर घूमे जाए, तो इसका आंसर होगा क्या, 1 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका है कोई सी, सी होगा। जनाना मन क्या होगी, सारी लेडीज को, जनाना मन क्या लिख रहा है, जनाना मन बहुत सारी लेडीज को ये इंडिकेट कर रहा है ना। तो इस तरह इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, संज्ञा से संबंधित शब्द उदाहरण, कौन शब्द कटौती में आवेला, विकारी, सार्थक, अविकारी, निरर्थक। तो संज्ञा मन क्या, कौन शब्द कसौटी में आवेला, विकारी से आवेला। इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरसी अपन सहिया एतवारी कर घरे जाए, ई वाक्य में सहिया कौन तरह का संज्ञा है के, कौन तरह का संज्ञा है, सहिया। सहिया एक समूह, एक इंडिकेट कर रहा है ना, एक समूह के रूप में इंडिकेट कर रहा है। तो क्या होगा इसका, जातिवाचक संज्ञा, है ना, है ना। इसका होगा जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए, नागपुरी व्याकरण भाषा का आधार में संज्ञा कर कौन कौन कथन सही है के, संज्ञा विकारी शब्द है के। अगला स्टेटमेंट है, संज्ञा नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे नी प्रयोग करल जाएला। तीसरा स्टेटमेंट है, हिंदी संज्ञा में 4 तरह के संज्ञा होएला, जबकि नागपुरी संज्ञा में 5 तरह के होएला। तो ये स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि हिंदी में भी 5 तरह के संज्ञा का प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा कौन कौन सा होता है आपका, वो देख लो प्रकार। एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा। तीसरा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा,
वाचक संज्ञा। चौथा है आपका भाववाचक संज्ञा, संज्ञा। और उसके बाद होता है पांचवा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, हिंदी में भी 5 होता है। उसके बाद है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी संज्ञा और हिंदी संज्ञा लखे प्रयोग नहीं होला। अब ये जरा देखो, अब ये स्टेटमेंट आपका होगा, मिल गया ना, तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। कहीं दोनों का सेम जैसा प्रयोग होता है, इससे मतलब यहाँ नहीं होला तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि नागपुरी संज्ञा के हिसाब से नागपुरी इज इक्वल टू हिंदी, है ना, संज्ञा के नजर में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। संज्ञा विकारी शब्द है के, ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ओनली वन। ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसका आंसर होगा केवल एक, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोफेसर सभा में विनम्रता से भाषण देलक। प्रोफेसर सभा में विनम्रता से भाषण देलक। वाक्य के संबंध में संज्ञा, संज्ञा हो गया, संख्या लिखा गया यहाँ पर, संज्ञा। संज्ञा कर सही मिलान करो। प्रोफेसर क्या है, सभा क्या है, विनम्रता क्या है। विनम्रता तो हम लोग को तो चलो देख लिया हम लोग कि प्रोफेसर जो होगा वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके सभा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विनम्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन होगा क्या, 3 3 2 1। देखते हैं हम लोग किसमें है, 3 2 1 ए में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। कारो नदी के पार करके मोर गांव हेके। कारो नदी के पार करके मोर गांव, कारो नदी कौन सा संज्ञा है भाई, तो वैसी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हो गया सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग का कंफ्यूजन रहा, बहुत लोग गलत भी किए थे इस क्वेश्चन। क्यों गलत हुआ मैं बताता हूँ। लिख रहा है गांधी अपन समय के कृष्णा के कृष्ण रहे। ई वाक्य में कृष्णा, कृष्णा कौन संज्ञा है के, ई वाक्य में जो है जो कृष्णा है वो कौन संज्ञा है। देखो इसमें जो है ना, ये है तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा, ये है तुम्हारा क्या, जातिवाचक संज्ञा। जब कभी किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिवाचक का प्रयोग अगर कोई इंडिकेशन के रूप में हो रहा, पूरे ग्रुप में उनकी कोई धर्म को कोई गुण के रूप में उसका प्रकट किया जा रहा है ना, कुछ एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ कृष्णा सिंबल है कि वो बहुत कृष्ण के जैसे थे, गांधी बहुत कृष्ण के जैसे थे। बोले कि विवेक बहुत सीधा साधा लड़का है ना, तो एक सीधा साधा का कैटेगरी होता है ना, उस कैटेगरी की, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक का प्रयोग ना जातिवाचक के रूप में होता है ना, अनेक व्यक्तियों को शो कर रहा है। यहाँ कृष्णा मतलब क्या, अनेक व्यक्ति को शो कर रहा है, इस चीज को ध्यान दे, किसी असाधारण गुण को शो कर रहा है। गांधी का क्या है, असाधारण गुण था जो कृष्णा के रूप में लिखते थे। कोई उनका धर्म दिखाने का कोई चीज होगा, वो इंडिकेशन होगा, उसमें हमेशा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। ये अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। मोय जे, अब यहाँ स्वर्णाम के साथ मिलान करना। मोय क्या होता है, जे क्या होता है, का क्या होता है, कऊ केऊ क्या होता है। इसमें एक कुछ लोगों का इसमें भी कंफ्यूजन था। देखो केऊ हमेशा, कुछ लोग कहते थे कि ये प्रश्नवाचक है, देखो ये प्रश्नवाचक नहीं है। केऊ क्या होता है ना, ये होता है अनिश्चित, अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक केऊ। इसमें हमेशा कंफ्यूजन करते हैं लोग, टेस्ट सीरीज में भी कुछ जो स्टूडेंट थे इसमें कंफ्यूजन कर रहे थे। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्यों क्या है, अनिश्चयवाचक, क्या क्या है, प्रश्नवाचक, क्या क्या है, प्रश्नवाचक। उसके बाद आपको क्या था, मोय क्या है, पुरुषवाचक। मोय क्या होता है, पुरुषवाचक। ये पुरुषवाचक कौन सा था, ये आपका है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन है। जे क्या होता है, संबंधवाचक, है ना, संबंध बता रहा है। ये जे होता है क्या, संबंधवाचक। इसमें हो गया, इसका आंसर होगा आपका, एक मिनट कहाँ गया, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागपुरी व्याकरण में सर्वनाम कर कौन भेद हिंदी व्याकरण में नी घटाएला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भेद हिंदी व्याकरण में
सर्वनाम कर कौन सा भेद हिंदी व्याकरण में नहीं भेटाता है? कौन कौन सा भेद नहीं मिलता है? देखते हैं। आदर्श सूचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, द्वयोभ्यासर का व्याकरण व्याकरण अकेला क्या है? ठीक है, ये चीज को देखते हैं। इसमें देखना हमेशा जो आदर्श सूचक होता है ना, आदर्श सूचक सर्वनाम नागपुरी में एडिशनल है, हिंदी में नहीं है। बेसिकली रीजन ये है, आदर्श सूचक में क्या हम लोग कहते हैं नागपुरी में? रौरे, तोहरे, आदर्श सूचक। अब तोहरे का भी यूज करते हैं कभी कभी मामा मामी, लेकिन हम लोग इसको इसमें कैटेगरी में अपने, अपने जहाँ हैं आदर्श सूचक में। इसमें हिंदी में क्या करता है, ये किस में बदल जाता है? ये तुम्हारा वो ऑलरेडी तुम्हारा ये आपका जो इसका जो कैटेगरी है, ये पुरुषवाचक में ही बदल जाता है। पुरुषवाचक में हम लोग इसको देख लेते हैं हिंदी में, इसलिए इसका एडिशनल क्या है? आदर्श सूचक एडिशनली चल जाता है आपका नागपुरी में। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए दे जेएसएससी में हमने मन ले वैकेंसी अलग, ई वाक्य में कैठो सर्वनाम है? ई वाक्य में कैठो सर्वनाम है? कौन कौन सर्वनाम है इसमें? ए दे और हमरे मन, ये जो दो सर्वनाम है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अब देखो हमरे मन जो होता है ये होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ये कौन सा था? ये है आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, बहुवचन, ठीक है। हम उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन। एदे, एदे कौन सा है आपका? एदे है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक एदे, है ना। निश्चितता का विरोध इंडिकेट करे। एदे देखो, ये देखो, है ना, ये देखो कि जेपीएससी में हम लोग के लिए वैकेंसी आ गई, इसलिए निश्चितता का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका यहाँ आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा चाची अपन भतीजा ले के का लखे संबोधित कहना? इसको आते हैं तोहरे, इसके लखे तोहरे रख, याद रखिएगा ये, है ना। ये आदर्श सूचक के भी रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम मोर संग कोयल नदी में नहाए के लिए यह डहर जाए है। प्रस्तुत वाक्य में को सही मिलान करो, प्रस्तुत वाक्य में सही मिलान करो। क्या होगा? मोर क्या है, कोयल नदी क्या है, ठीक है। तो मोर क्या है भाई? उत्तम पुरुष। किसका भाई? उत्तम पुरुष एक वचन। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। इसका भाई तो यही होगा, सही मिलान में है। सही मिलान में कौन है? ये तो पुरुषवाचक सही है भाई, ये पुरुष है, ये सही है। ये कौन सा होता है? उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। कोयल नदी, कोयल नदी व्यक्तिवाचक है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक एहे, एहे क्या होता है? निश्चयवाचक, बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी कर संबंध में कौन कौन कथन सही है? नागपुरी व्याकरण में सर्वनाम कर भेद हिंदी व्याकरण लखे है ना। अभी देखे थे हम लोग थोड़ा ऊपर में, आदर्श सूचक हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा। नागपुरी व्याकरण में पुरुषवाचक सर्वनाम कर तीन तीन गो हो गए, तीन गो उपभेद है, जबकि हिंदी व्याकरण में दुई गो, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों में क्या होता है? तीन तीन भेद होता है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष हो गया, है ना, उसके मध्यम पुरुष हो गया, अन्य पुरुष हो गया, ये तीन भेद होता है। इसमें भी एक ही लखे भेद नहीं है, काहे कि भाई आदर्श सूचक नहीं होता है, हिंदी में आदर्श सूचक नहीं होता है। इस दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका आंसर होगा डी, दुइयो गलत, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेके नदी में नहायक जाए है, जेके चल जाए चाहिए, वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जेके सेके, जेके सेके क्या होता है? संबंधवाचक। क्या होता है? संबंधवाचक, इसका आंसर होगा ए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। का आइस तो स्कूल जाबे, रेखांकित वाक्य में का तो, ये रेखांकित है, यहाँ पर छूट गया था। रेखांकित शब्द में कौन कौन सर्वनाम कर भेद प्रयोग करल जाए? ये क्या है? ये है प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक देखो भाई, प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो क्या होता है? तो पुरुषवाचक होता है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मोय बाजार तभे जामू जखन माय मोके कचिया देवी। वाक्य में बाजार कौन तरह का सर्वनामिक रूप है के? कौन कौन? निश्चयवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, कि देवल में कोनो नहीं? कौन सा है? देवल में कोनो नहीं, कि जो बाजार होता है ना वो क्या होता है? जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक।
इसलिए देवल में कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर संबंध में कौन कथन सही है के? केउ कर प्रयोग केवल मनुख लागिन, जबकि कोनो कर प्रयोग मनुख लागिन और पदार्थ लागिन दुइयों में होएला। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये व्याकरण का अच्छा समझना। केउ का प्रयोग, केउ का प्रयोग हमेशा केवल मनुष्य के लिए होता है। केउ आ है, केउ आदमी मन आ है, केउ आदमी मन गैला है, ये जो कहते हैं ना, ये हमेशा मनुष्य के लिए प्रयोग होता है केउ का। और कोनो का प्रयोग हमें केवल पदार्थ के लिए होता है। ठीक है, कोनो है ना, कोनो का प्रयोग केवल पदार्थ के लिए होता है, मनुष्य का प्रयोग केवल केव के लिए होता है। केव का प्रयोग केवल मनुष्य के लिए होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। मनुष्य का दोनों के लिए, कोनो का प्रयोग मनुष्य के लिए नहीं हो, कोनो आदमी नहीं बोलते हम लोग, है ना, केव आदमी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, नागपुरी व्याकरण में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का 3 गो उपभेद होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कोई उपभेद होता ही नहीं है, सिंपल है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने का मतलब समझ रहे हैं? आपका अभी अभी सीख रहे हैं आप, क्वेश्चन को आप कंफ्यूज करेंगे, फिर आप इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे, फिर कभी ये गलत नहीं होगा। आपको पता है कि सिर्फ पुरुषवाचक का 3 उपभेद होता है। ठीक है, आप वहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए इस तरह का टेस्ट को मैं फ्रेम किया हूँ। इससे घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में अधिक निश्चितता लाने के लिए ई का ठाव में का प्रयोग करल जाए? ए है, ओ है, ओ दे, कोनो का प्रयोग नहीं करल जाए। जब भी कोई निश्चितता लाने का प्रयोग हो, जब भी कोई निश्चितता लाने का प्रयोग होता है, तो ई के जगह में एहे का प्रयोग होता है। ई के जगह में, ई के जगह में क्या होता है, जब भी निश्चितता लाने का प्रयोग हो, ई के जगह में एहे का प्रयोग होता है। तो इसको भी हम लोग जानते हो, 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है निकटवर्ती, जब भी निकटवर्ती, एक होता है दूरवर्ती, है ना। दूरवर्ती में ऊ का प्रयोग होता है, निकटवर्ती में ई का प्रयोग होता है, और अधिक निश्चितता लाने में तब हम लोग कहते हैं एहे। ऊ में क्या बोलते हैं हम लोग? ओहे। ठीक है, ऊ में क्या होता है? ओहे। ई में क्या होता है? एहे। ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम लोग इस तरह का बात जब भी होगी, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक निकटवर्ती कैटेगरी, दूरवर्ती कैटेगरी। जब भी उसमें ज्यादा निकटता दिखाना होगा, तो हम लोग ई का एहे में प्रयोग करते हैं, ऊ का प्रयोग ओहे में करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन 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 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप है? कौन कौन है बहुवचन रूप है? हमरे, तोय, तोहरे, तुहिन। इसमें कौन कौन सा रूप है? इसमें देखिएगा हमेशा हमरे को देखिए, हमरे क्या होता है ना, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मध्यम पुरुष का, मतलब ये होगा नहीं, वन तो होगा नहीं, वन वन देखिए कहाँ पे है, ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं तोय। तोय क्या होता है? मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा है, इसलिए ये होगा नहीं। ये क्या होता है? एक वचन, एक वचन, ये होगा नहीं। तोहरे, तुहिन, तोहरे तुहिन ही आंसर होगा। ये होता है तोहरे और तुहिन, ये दोनों क्या होता है? ये होता है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। कुकुर कर स्त्रीलिंग होएला। इसमें बहुत लोग कुछ क्वेश्चन किए, गड़बड़ किए थे। देखो कुकुर एक्चुअल में क्या उभयलिंग है, उभयलिंग को तो कोई स्त्रीलिंग बदलेगा ही नहीं। देख रहे हैं इस तरह कितना टेक्निक करके मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, इसलिए इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। उभयलिंग होता है कुकुर, क्या होता है? उभयलिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इकारांत पुल्लिंग शब्द में का लगाए के स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाएगा? इकारांत पुल्लिंग, ये ध्यान रखिए, इकारांत पुल्लिंग में क्या शब्द लगा के हम लोग बनाते हैं? ई लगाते हैं, इन लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ठीक है, कौन सा लगाते हैं? इकारांत पुल्लिंग में, इकारांत पुल्लिंग में हम लोग क्या लगाते हैं? इन लगा के प्रयोग करते हैं, इन लगा के प्रयोग करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बी। जब भी आकारांत पुल्लिंग बोले, आकारांत पुल्लिंग, यहाँ पे देखिए 4-5 एरिया है, उसको देख रहे हैं। जब भी आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग हो, उसको स्त्रीलिंग में चेंज करना, आकारांत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करना, तो क्या बोलता है? ई
इन, आइन, ये तीनों रूप में बदलाव होता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको देखना है कि जब भी कोई मतलब कि ओकारांत हो, जब भी ओकारांत ओकारांत पुल्लिंग हो, ओकारांत पुल्लिंग को अगर स्त्रीलिंग में चेंज कर रहे हैं तो वो बदला जाता है वाइन। इसी से बना है महतो, महतो से बना है महत्वाइन, महत्वाइन, ये बना। ठीक है, ओकारांत पुल्लिंग। उसी तरह है जब भी अकारांत पुल्लिंग का हो गया। अब एक होता है जब भी अकारांत पुल्लिंग, एक होता है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग भी होता है। इसमें क्या होता है ना, ई का भी प्रयोग किया जाता है, ई का। जैसे अध्यापक, अध्यापक, इससे बन जाएगा क्या, अध्यापिका, है ना। इस तरह इसको देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में मुख्य रूप से कायगो लिंग होइला। ऑब्वियस सी बात है, दो गो लिंग होता है ना, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन के नहीं करना है। अपवाद में हम लोग उभय लिंग का प्रयोग करते हैं, अपवाद में। इसका आंसर होगा दो। अपवाद में क्या करते हैं हम लोग, अपवाद में क्या करते हैं, उभय लिंग का, उभय लिंग का प्रयोग। ठीक है, बेलिंग का उदाहरण कौन सा है, क्या बेलिंग का उदाहरण, तो बेलिंग का कौन कौन सा उदाहरण है भाई, गरु जो होता है, गरु होता है उभय लिंग, उभय लिंग। ये हट गया टू, तो ये हट गया, ये हट गया, है ना। चाइरो है, मतलब ये हट गया, मतलब आंसर डायरेक्ट आ गया, एक हटा दिया आंसर आ गया। इस तरह मल्टी स्टेटमेंट का फायदा होता है। नदी, गज, फर क्या होता है, बेलिंग। ये सब क्या होता है, जिसका कोई लिंग नहीं है, बेलिंग। यह ध्यान रखिएगा, फर, फुर, नदी, ये सब हो गया बेलिंग। महतो में का लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाएगा, अभी ऊपर बताया था वाइन, आंसर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाँ, बिरसी गरु छगरी के घास खिलाए के लिए लेगलक। बिरसी गरु छगरी के घास खिलाए के लेगलक, लेकिन उमन गच के फर फुर के खा ले। प्रस्तुत बाइक में कैट हो, यहाँ कै होगा, मिस्टेक होगी, कैट हो उभयलिंग है। गरु छगरी, गरु होगा उभयलिंग तो छगरी भी उभयलिंग होगा। अब यहाँ देखो, उमन गच, गच का फर फुर ये क्या था, बेलिंग था। इसमें क्या होगा आंसर, दो, दो है कहीं पर, हाँ दो ही, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, और यहाँ पे गच और फर फुल क्या होगा, बेलिंग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। नागपुरी व्याकरण में अपवाद कर रूप में कौन लिंग का प्रयोग कर जाए, अभी बताए थे उभय लिंग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिंग का संबंध में विचार करो। नागपुर में लिंग, लिंग विचार हिंदी भाषा लखे सरल नखे। उभय, उभय लिंग में मन पड़ता है जोड़ का स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। उभय लिंग में कोई स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग चेंज नहीं होता, तो ये तो स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो गया, कोई प्रत्यय नहीं लगाया जाता है मन उनका। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नागपुरी में लिंग विचार, नागपुरी में लिंग विचार हिंदी भाषा लखे सरल है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, जब भी लिंग विचार को ध्यान देखेंगे, लिंग विचार हम लोग देखते हैं, तो हिंदी का जो लिंग विचार है ना, वो काफी कठिन है, और नागपुरी का सरल है। ठीक है, नागपुरी में डायरेक्ट बोल दिया कि भाई स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है, हिंदी में बहुत नपुंसक लिंग, तो ये वो तो बहुत कठिन होता है हिंदी में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, तो इसका आंसर होगा डी, दुइयो गलत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं ना, बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग जैसे पूछे थे, हम एक ही दो क्वेश्चन बोलते हैं, नानी का तीन राइन रहे, सोचो कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इससे एक एक चीज को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन पे रुकिए, ठहरिए, फिर देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। इसलिए बोले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांगर धंगरीन मछली धरे नदी में जाए हैं, ई वाक्य में कौन उभयलिंग है क्या। देखो नदी तो हम लोग पता था बेलिंग होगा, मछली, मछली है उभयलिंग, मछली उभयलिंग। ठीक है, धांगर धंगरीन तो नहीं है, इसका आंसर होगा क्या, मछली। ये इसमें इंपॉर्टेंट मतलब कि था, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है। विसाही कर पुलिंग है क्या, देखो यहाँ पे देखो हम इसको चेंज किया, बहुत लोग कंफ्यूज किया था इसमें। इसका आंसर होगा ए, विसाहा से बनता है विसाही, विसाहा से विसाही। विसाही किसको कहते हैं, डाइन को। ठीक है, इसका हो गया आंसर ए। यहाँ पे क्वेश्चन वो कंफ्यूजन हम क्रिएट कर दिए कि उभय लिंग है सेले पुलिंग नहीं होगी, बेलिंग है सेले पुलिंग नहीं होगी,
तो ये सब तो साफ होगा नहीं, ठीक है। इकार में कौन नहीं, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए। इसमें कंफ्यूज किए थे लोग, ठीक है। डोम में कौन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग बनाया जाएला। डोम में कौन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग बनाया जाए, ऑब्वियस सी बात डोमिन, है ना। डोमिन हो गया इन प्रत्यय। अभी हम लोग पढ़े थे अकारांत पुल्लिंग में जब पढ़ाना होगा तो इन भी होता है, ई भी होता है, आई भी आइन भी होता है, इन लग गया, ठीक है। अड़िंगा कर लिंग बदल तो क्या बनी, अड़िंगा, अड़िया, इसका बनता है ढाइड। क्या होता है, ढाइड, इसका याद रखिएगा। तो नागपुरी एक्चुअली में क्या है कि नागपुरी भाषा संस्कृति में ना कुछ शब्द ना स्वतः ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होता है। जैसे वो लोग बोलते हैं ना भाई, बहन, है, दादा, सॉरी दादा, दादी, ये ऑलरेडी खुद से जब जैसे ही इस वर्ड का निर्माण हुआ उस समय से ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है, उसी में होता है अड़िया ढाई। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहावत कर संबंध में कौन बात सच है, ये ध्यान रखिए। अब हम लोग चलते हैं कहावत में, एंट्री हम लोग कर रहे हैं। कहावत के संबंध में कौन बात सच है, पहला स्टेटमेंट है कहावत अनुभूति कर सागर है, बिल्कुल सही है। ज्ञान कर भंडार है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2। और तीसरा भी है कहावत केवल बड़ बुजुर्ग मन केवल बना। जब भी केवल वर्ड होता है तो हमेशा केवल में स्ट्रिक्ट कहिए और सोचिए, केवल बड़ बुजुर्ग बोलते हैं नहीं, इसलिए महिला लोग भी बोलता है, पुरुष लोग भी बोलता है, बच्चे लोग बोलते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग इसको बोलते हैं। कोई भी जाति पाति लिंग धर्म से कोई भी बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर होगा 1 एंड 2, ठीक है। लोकोक्तियां जन समूह का बिखरा रतन है के, ई कौन साहित्यकार कई हैं, वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल सहगल, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और श्याम प्रमाद। देखिए आंसर की में इसका गलती से ए डाला गया, लेकिन इसका आंसर होगा क्या, बी, कन्हैयालाल बोले। अब कन्हैयालाल, इसमें और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर ये स्टेटमेंट रहा ना लोकोक्तियां जन समूह कर बिखरा रत्न है के, और अगर कन्हैया लाल का ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन रहेगा डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्या गुप्ता का। देखो एक्चुअली क्या है, ये 60s के अराउंड में ये जो बुक लिखे थे डॉक्टर सत्या गुप्ता, उसी में इसका वर्णन किया गया, उसी को रेफरेंस लेके कन्हैया लाल सहगल ये स्टेटमेंट बोले थे। तो इन दोनों में जो नाम रहेगा इसमें ये चीज डाल दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी तरह वासुदेव अग्रवाल, इसका इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वासुदेव अग्रवाल क्या बोले थे, लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं। क्या है, लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान कर चोखे हुआ चुभते हुए सूत्र है। ये कौन बोला था, वासुदेव अग्रवाल। जब भी लोकोक्तियां के सूत्र के बारे में बोलेगा वासुदेव अग्रवाल मान लीजिएगा। लोकोक्ति का सूत्र कौन, कोड वर्ड में याद कीजिए, याद नहीं होता है। लोकोक्ति का सूत्र कौन बनाया था भाई, वासुदेव अग्रवाल बनाया था। रतन कौन थे भाई, कन्हैया लाल। लोकोक्ति का रतन कौन थे, कन्हैया लाल। पूरे स्टेटमेंट को मत ध्यान दीजिए, कुछ कुछ वर्ड को पकड़िए, अपना कोड बनाइए, सबसे सही तरीका है ये जानने का, ठीक है। उसी तरह लोकोक्तियों को, जैसे डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का जो लोकोक्ति में क्या क्या योगदान है, ये बेसिकली लोकोक्ति को 5 भाग में बांटा है। क्वेश्चन पूछता है ना, कितने भाग में बांटा है, किस कौन साहित्यकार के आधार के द्वारा लोकोक्ति को 5 भाग में बांटा गया है, या पूछ देगा कि कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा लोकोक्ति को कितने भाग में बांटा गया है, तो 5 भाग में। ये योगदान है कृष्णदेव उपाध्याय का लोकोक्ति में। उसी तरह श्याम परमार का है 6 भाग में, इसका क्या है 6 भाग में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला ही क्वेश्चन वही था, श्याम परमार कहावत में कै भाग में बांटे हैं, कितना, 6 भाग में, ठीक है। तो सॉरी, ये 100 भाग में नहीं बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, 4 होगा इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर होगा 4, है ना, इसका आंसर होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत के और कौन कौन दूसरा नाम से जानल जाएगा, लोकोक्ति, लोकोकी गाथा, लोक प्रवाद, ये सौभे नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन नाम से हम लोग जानते हैं, इसके नाम से हम लोग जानते हैं आपका प्रवाद के नाम से भी जानते हैं, प्रवाद के नाम से भी जानते हैं, आभानक नाम से भी जानते हैं, आभानक नाम से भी जानते हैं, उसके बाद प्रायोवाद के नाम से भी जानते हैं। लोकोक्ति को इतने नामों से जानते हैं, 6 नामों से।
भी जानते हैं, लोकोक्ति भी, कहावत को लोकोक्ति भी बोलते हैं, लोकों की गाथा भी कहते हैं, लोक प्रवाद भी बोलते हैं, प्रवाद भी बोलते हैं, आभानक भी बोलते हैं, प्रायोवाद भी बोलते हैं। इतने नामों से कहावत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कहावत मनकर जे संग्रह मिलल है उकर अनुसार कहावत कर वर्गीकरण में शामिल है। सामाजिक कहावत, भाग्य संबंधी कहावत, लोक विश्वास, ये तीनों शामिल है। इसका आंसर होगा डी। इसमें और कौन कौन सा है भाई, ये देखो, इसका है आपका टोटल 6 वर्गीकरण किया गया। जो भी कहावत का जो संग्रह मिला है उसमें 6 वर्गीकरण किया गया। इसमें 3 वर्गीकरण तो यही हो गया। उसके बाद अगले वर्गीकरण क्या होगा, खान पान, खान पान और स्वास्थ्य संबंधी, और सॉरी और स्वास्थ्य संबंधी संबंधी वर्गीकरण। दूसरा हो गया भाग्य संबंधी हो गया, दूसरा हो गया भाषा संबंधी, भाषा संबंधी, और तीसरा हो गया प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकीर्ण संबंधी। तो ये 6 तरह से इसको बांटा गया, कौन, संग्रह के जो मिला उसके आधार पर, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रमोद अपन संग कर बियाह में से वापस आलक, प्रमोद अपन संग कर बिहार से वापस आलक और माय के कहलक अरवे गाय परवे बथान। ई वाक्य में प्रमोद अपन माय के का कहे चाहते, लेकिन छूट गया, चाहते ही का कहे चाहते, मतलब ये बोलता है, ये जो कहावत बोला है अरबे गाय परवे बथान, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग होता है बेस इंतजाम नी रहे। तो प्रमोद अपनी माँ को शादी से लौट के बोलता है कि उसका जो संग, जो शादी का जो दोस्त का जो शादी था उसमें बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है, उसके लिए बोल रहा है अरबे गाँव परवे बाथान, है ना, बेस इंतजाम नहीं रहे। इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस तरह से भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है कहावत और अर्थ में। और मुड़ला बेलतरी, और मुड़ला बेलतरी, उड़री कर का ठिकान, रंगी के खेत, भर घेड़ी के भर रेंडी के खुटा, ओयरी कर काम कोयरी। और मुंडला के बेल तरी, इसका होता है एक धाव धोखा खाए के चेते, और मुंडला के बेल तरे, है ना, और एक बार बाल कमा तो थोड़ी ना कमाएंगे, एक बार धोखा खा गए अब तो छेद गए, अब दोबारा नहीं खाएंगे, इसका मीनिंग होता है ये। उठरी कर का ठिकान, उठरी कर का ठिकान मतलब भागल जाने का भरोसा, भरोसा न खे, ये बोलता है इसका ए। एंडी के खेत बरंगी के खूटा, इसका मतलब होता है आपका कमजोर संगे कमजोर, कमजोर के साथ कमजोर ही होता है ना, उसको हमेशा दबाया जाता है, उसका मतलब वो कहावत क्या आ गया। कोयरी कर काम कोयरी, मतलब बेमतलब का काम करने वालों को कहते हैं हम लोग कोयरी कर काम कोयरी। बोलते हैं नहीं कि बेमतलब का काम करता है, सोहन मोहन कोई भी नाम रखा, तो उसके लिए कहावत है कोयरी कर काम कोयरी, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ए, इसका आंसर होगा ए। इसमें भी ऑप्शन में देखिए इसका आंसर बी दे दिए गए हैं आंसर की में, उसको सुधार लीजिएगा, गलती से हो गया मैं बाय मिस्टेक। इसका आंसर होगा ए। आगे देखते हैं, सोमरा सोमरा है, सोमरा अपन माए बाप कर एकला बेटा है, से ले बहुत मिस्ट्री, से ले धधायला, धधायला, बोलता वो अपना माँ बाप का एकला बेटा इसलिए एकलौता है इसलिए धधाता है। इकर में कौन कहावत सुपट है, एक पूत तुम्बे मूत, एक पूत तुम्बे मूत, एड़ी का लहर चंदी में चगेक, एड़ पूत घरे चमकेक, एके माथे जड़ नहीं जाएला। इसका आंसर होगा एक पूत तुम्बे मूत, ठीक है। एड़ी का लहर चांदी में जाला, अभी हम लोग बताए थे। एड़ी का लहर एड़ी का लहर चांदी में चगेक मतलब खीस में, गुस्से में भर जाना, जो बोलते हैं गुस्से में भर जाना, गुस्से से भर जाना, भर जाना, ठीक है। एक पूत घरे चमकी, ये तो हम स्टेटमेंट चेंज किए थे। एके माथे जाड़ नहीं जाएला, मतलब बोलता है एके धाव काम नहीं पड़ता है, मतलब एके माथे जाड़ नहीं जाएला मतलब एक ही बार काम नहीं पड़ता बेटा, ज्यादा हीरो बनोगे, एक ही बार काम नहीं पड़ता और भी करेगा, उसके लिए प्रयोग किया गया एके माथे जाड़ नहीं जाएला, ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भाग्य जोगी, ये कहावत में केकर महत्ता के बारे में दिया है। इस महत्ता में समय के महत्ता को दिया गया है, इसमें किसको क्या गया, समय के साथ महत्ता दिया है, बोला गया है ना समय के साथ जो काम करता है वही अच्छा लगता है। आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भागे जोगे, मतलब समय से करोगे सही है, लेट हुआ ना तो किसी प्रकार वो काम होता नहीं, बोला जाता कि समय पर शादी कर लो तो अच्छा है, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी। एक बार अगर एज चला गया
तो किसी प्रकार शादी हो तो कोई ढंग से नहीं, किसी प्रकार शादी हो जाए, कोई भी लड़का आ जाए मिल जाए तो शादी कर दे, कोई भी लड़की मिल जाए तो शादी कर ले, ये होता है। वो इसका काम मतलब समय का महत्ता को दिखाया गया है। इसको हम क्वेश्चन को इस तरह पैटर्न को चेंज किए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन साधारण चीज भी बेस लागे, ठीक अर्थ में ले कौन कहावत प्रयोग करल जाए है। इसके एक कहावत के लिए कौन है? अपन कुरिया सोनाक पुरिया, इसका आंसर होगा अपन कुरिया सोनाक पुरिया। इसमें देखते हैं अपन सची परख नोची, इसका अर्थ होता है आपका दोसर के लूट के धन की कमाई। क्या होता है? अपन सची परख नोची मतलब क्या होता है? दूसरा का धन को से कमा लूट के, क्या होगा? दूसर के लूट के धन कमाए। होता है ना, बहुत सारा दुकानदार लूट लेता है, मौका देखा लूट लिया, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा अपन सची परख नोची। ठीक है, इसका आंसर होगा बी इस स्टेटमेंट का। ठीक है, थर्ड है अपन बेटी भेल बापक बेटी बिसर देल। बिसर मतलब भुलाना। अपना बेटी हो गया ना तो बापक बेटी मतलब अपनी बहन को भुला गया, इसका कहने का मतलब ये है। तो मतलब अपने छुआ पुता होने के बाद क्या होता है? भाई बहन को ही भूल जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोड़ कर धान ऊ कोठी। ई कोड़ कर धान ऊ कोठी, ई कहावत में केकर संबंधित है? काम से संबंधित, लेन देन से संबंधित, अपन चीज के बेस का से संबंधित, इकर में कोनो नहीं। इसको कहते हैं काम से संबंधित, बेकाम कर काम करना। ई कोठी कर धान ऊ कोठी, यहाँ का धान उधर कर रहा है, उधर का इधर कर रहा है, बिना काम का काम कर रहा है, तो ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या? बेकाम का, बेकाम का काम करना, काम करना। ये किससे संबंधित है? काम से संबंधित है, इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। हम न जाने हम नहीं जानी जानी जितवाहन बाबा, कहावत का वर्गीकरण के आधार पर, जो अब तभी आपको बताया था ना, टोटल जो वर्गीकरण किया गया भाषा के आधार पर, सामाजिक आधार पर, खान पान के आधार पर, प्रकृति आधार पर, उसी में पूछ, उसी के सेंस में ये भाग्य के आधार पर। तो हम न जानी जानी जितवाहन बाबा, कहावत कर वर्गीकरण के आधार पर एक कर अंतर्गत रखले सुपट हुई, कौन? भाग्य से संबंधित, भाग्य संबंधी कहावत है। हम नहीं जानी जानी जितवाहन बाबा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था टोटल हमारा फर्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन थे, है ना। आज 18th का जो शेड्यूल है उसमें सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड हमेशा मतलब जो भी टेस्ट होता है बिल्कुल लाइव होता है, एग्जाम के माहौल में लाइव में इस तरह किया जाता है कि पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना, गूगल ड्राइव के थ्रू। ओमार शीट दिया गया, ओमार शीट का प्रिंट आउट लेके रख लिए 30 40 50 पेज, है ना, जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो। उसके बाद जैसे ही 9 बजता है गूगल मीट्स का आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा 15 मिनट पहले। जैसे ही 9 बजता है आपको बोला जाएगा क्वेश्चन को ओपन करो, आप ओपन करो अच्छे से, फिर अपना आप एग्जाम के माहौल में मेरे सामने लाइव, सारे लोग लाइव रहते हैं वीडियो में, है ना, सारे कोई एक दूसरे को देख सकते हैं और देखते हैं एक एग्जाम के माहौल में सब कोई बहुत सीरियस मोड में एग्जाम देते हैं। ये हमारा पैटर्न है जो बाकी टेस्ट सीरीज से अलग है। बाकी टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपको ऐप के थ्रू में बस एक क्वेश्चन आया पार हो गया, एक क्वेश्चन आया पार हो गया। एक्चुअल में एग्जाम तो वो मोड में है ही नहीं, तो वो आपको कोई आपको मतलब किसी ना किसी रूप में वो आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं देता। इस तरह रहेगा तो आप बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना हो, अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट शेड्यूल है। आज का जो हमारा सेकेंड टेस्ट है उसमें होने वाला है, और हाँ जो भी टेस्ट होता है ना बहुत मैक्सिमम टाइम रिविजन होगा। जैसे पहला टेस्ट हो गया ये शेड्यूल, अब सेकेंड टेस्ट में ये, तो पहला टेस्ट का भी इसमें रिवाइज के सारे क्वेश्चन है, ताकि अब लास्ट जब 25 टेस्ट हो ना उससे पहले मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाए, हर दिन रिवाइज होते जाएगा बैक का। ये टेस्ट मोड टेस्ट सीरीज का हमारा मेन खासियत है, ताकि बार बार रिवीजन हो। आप इस पर रिवाइज करें, सारी डिटेल को देख रहे हैं। टोटल आपका 599 फी है ना, 599 मैं कर दिया ओपन टू ऑल। आप गूगल पे फोन पे में करके आप उसको भेज दीजिए, साथ साथ कोर्स का कोड हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर, तो व्हाट्सअप कर दें। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। गूगल मीट में इसका प्रोसेस क्या है टेस्ट देने का, गूगल मीट का लिंक दे दिया जाएगा। पहले ही आपके पास क्वेश्चन और ओमार सीट है। जो लाइव देना चाहते हैं अगर उनके पास समय है तो बेसिक लाइव दीजिए, बहुत बेनिफिट होगा, आप इंजॉय करेंगे, है ना। आप लास्ट वीडियो का देख लीजिए, फर्स्ट टेस्ट का वीडियो ओपन करके लास्ट में स्टूडेंट का फीडबैक देखिए, आपको फीडबैक पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, इसमें गूगल मीट का लिंक भेजा जाता है, लिंक को ओपन कीजिए और जैसे ही 9 बजेगा मैं आप लोगों को बोलेंगे क्वेश्चन को ओपन करो और बनाना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। आज फर्स्ट टेस्ट हमारा 60 क्वेश्चन था,
सेकेंड टेस्ट में हमारा 75 क्वेश्चन है। उसी तरह थर्ड टेस्ट भी हमारा 75 80 ऐसे क्वेश्चन है। फिर फोर्थ टेस्ट है हमारा 100 क्वेश्चन बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन बनते चल जाएगा। तो आप इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी डिटेल हो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और पर्सनली कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कॉल कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।